हेलो एवरीवन। आज हम पीरियोडिक टेबल चैप्टर में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एक प्रॉपर्टी है पीरियोडिक टेबल की। तो पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मीनिंग क्या होता है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज और absorbed when electron is added to the valence shell of an isolated गैसियस एटम। मतलब आइसोलेटेड होना चाहिए वो जो एटम है जिसमें आप इलेक्ट्रॉन ऐड करा रहे हो, वो किसी से बॉन्डेड नहीं होना चाहिए। और एटम हमारा किस में होना चाहिए? गैसियस स्टेट में। तो जब इलेक्ट्रॉन आप ऐड कराओगे तो एनर्जी रिलीज भी हो सकती है और एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो सकती है। उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कोई एटम है, वो किस में है? गैसियस स्टेट में है। और जब आप इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या कराओगे? ऐड कराओगे, तो इस पर निगेटिव चार्ज आएगा। अब जो डेल्टा एच है, हम इसको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में डेल्टा ईजी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेल्टा ईजी में भी पॉजिटिव हो सकती है और निगेटिव हो सकती है। कोई वैल्यू आएगी, हम एक्स मान लेते हैं, किलोजूल पर मोल। ठीक है, इन या तो एनर्जी रिलीज होगी या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। तो एब्जॉर्ब होगी तो पॉजिटिव होगी और रिलीज होगी तो निगेटिव होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसी चीज़ को लिख रहे हैं कि डेल्टा एच ई जी में बी निगेटिव और पॉजिटिव डिपेंडिंग अपॉन द circumstance and इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग डेल्टा ईजी की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, अगर बेटर कंसीडर करें कि जो हमारे लिए फेवरेबल है, वो फेवरेबल वैल्यू क्या है कि अगर डेल्टा एच की जो वैल्यू है ईजी, वो क्या होनी चाहिए? रिलीज होनी चाहिए। मतलब निगेटिव साइन होना चाहिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। क्योंकि आपको पता है केमिस्ट्री का बेसिक फंडा है, अगर एनर्जी रिलीज होगी तो एटम की एनर्जी क्या होगी? कम होगी। और एटम की एनर्जी कम है यानी कि स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसकी वजह से ये फेवरेबल केस है। तो आपको लिख सकते हो बेटर टू कंसीडर, यानी कि इट इज़ बेटर टू कंसीडर। ठीक है, अगर आप निगेटिव कंसीडर कर रहे हो तो ये हमारे लिए क्या है? फेवरेबल केस है। ठीक है, जैसे मान के चलो ए है कोई एटम, इसमें आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कराया तो इसने एनर्जी क्या कर दी? रिलीज कर दी। यानी कि डेल्टा एच ई जी की वैल्यू क्या आ गई? निगेटिव एक्स किलोजूल पर। तो ये हमारे लिए फेवरेबल है। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मीनिंग ही क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की चाहत किस एटम को ज़्यादा है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं उनको इलेक्ट्रॉन की चाहत ज़्यादा होती है, क्योंकि उन्हें अपना ऑक्टेट क्या करना होता है? पूरा करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसी को नोट डाल के लिखेंगे। एक बात नोट क्या है यहाँ पे देखो, अगर आप लगातार 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करा रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे एक एटम है, आपने इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कराया तो ये निगेटिव हो जाएगा। फिर आपने एक इलेक्ट्रॉन और इसमें ऐड करा दिया तो 2 निगेटिव हो गया। तो यहाँ पे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, यहाँ पे सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी। तो दोनों में एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी, इस बात को हमें समझना है। तो देखो फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस था, इस न्यूक्लियस के पास 2 ऑर्बिट्स थी। आपने क्या किया? इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कराया। फिर जैसे ही दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड कराओगे तो पहला इलेक्ट्रॉन कोई भी नॉन मेटल आसानी से ऐड करा लेगा।
ठीक है। लेकिन जैसे ही आप दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड कराओगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा, जिसकी वजह से तुम्हें कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इस पहला इलेक्ट्रॉन जब ऐड कराओगे तो तुरंत निगेटिव एनर्जी क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। लेकिन जब दूसरा इलेक्ट्रॉन आप ऐड कराओगे तो आपको एनर्जी क्या करानी पड़ रही है, ऐड करानी पड़ रही है, यानी कि डेल्टा एच की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे पॉजिटिव। यानी कि जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो हमेशा ज़्यादा होगी सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से, ठीक है। तो यहाँ पे इसी चीज़ को हम लिखने वाले थे नोट में कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट केस में ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकेंड। इसका रीज़न क्या है, दैट इज फॉर एन एलिमेंट द electron affinity for the first electron is greater than that of the सेकेंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सेकेंड इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होगी फर्स्ट की, क्योंकि निगेटिव अगर एनर्जी आती है तो वो हमारे लिए फेवरेबल है, क्योंकि उसमें क्या होगा, एटम एनर्जी रिलीज़ करेगा और हम चाहते हैं कि एटम की एनर्जी क्या रहे, कम रहे, ठीक है। सेकेंड केस क्या है, देखो इसमें इसी से रिलेटेड है कि अगर हम बात करें सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑलवेज डिक्रीज, क्या होगी, सक्सेसिव मतलब लगातार। जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है, आपने इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कराया तो ओ नेगेटिव, तो यहाँ पे डेल्टा एच ई जी की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, निगेटिव आएगी। सिमिलरली अगर ओ निगेटिव है तो इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन ऐड कराओगे तो ओ टू निगेटिव रहेगी, तो इसमें भी डेल्टा एच ई जी की वैल्यू क्या रहेगी, अब पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होने वाला है, रिपल्शन होने वाला है। फिर अगर आप O है सिर्फ और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कराओगे, इस तरीके से भी लिखा हुआ है, तो क्या आ जाएगा 2 निगेटिव, तो यहाँ पे भी डेल्टा ई जी की वैल्यू पॉजिटिव ही रहनी है, ठीक है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जब हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड कराते हैं किसी भी एक एलिमेंट में, तब जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। पर आपने क्या किया, यहाँ पे लगातार दो इलेक्ट्रॉन ऐड कराए, तो यहाँ पे भी डेल्टा ई जी की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या समझ में आया कि पहले इलेक्ट्रॉन में एनर्जी रिलीज हो रही है, फिर एनर्जी आपको सप्लाई करनी पड़ रही है, ओके। देखो एक पॉइंट और है जिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, थर्ड पॉइंट, कि द इलेक्ट्रॉन affinity and ionization energy are related। ये कैसे आपस में रिलेटेड है, देखो कि जैसे मान के चलो A है, इसमें से आपने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कराया तो A नेगेटिव बना, और आयोनाइजेशन एनर्जी की क्या डेफिनेशन होती है, एक इलेक्ट्रॉन निकालना। तो यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एक इलेक्ट्रॉन अगर आपने निकाला, ठीक है, तो ये फिर से बन जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, जितनी एनर्जी इसमें रिलीज हुई है, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालने के लिए जितनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी वो बराबर होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ए, क्योंकि इसमें ऐड करा रहे हो, ये बराबर होगी आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए नेगेटिव, इसके बराबर, ठीक है। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको आपको यूज़ करना है, ओके। अब देख लेते हैं हम पीरियोडिक ट्रेंड के बारे में, कि यहाँ पे ट्रेंड कैसा रहता है। जैसे हमने एटॉमिक रेडियस में देखा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में उसी तरीके से देखना है, और आयोनाइजेशन एनर्जी में भी हमने ट्रेंड का डिस्कशन किया था। अब देखेंगे पीरियोडिक ट्रेंड
ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, कि इसका पीरियोडिक ट्रेंड क्या है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्रुप्स में। किसकी बात करेंगे? ग्रुप में। देखो, डिक्रीज ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन जर्नल। तो अगर ग्रुप में बात करें तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। ठीक है, जैसे कि आयोनाइजेशन एनर्जी होती थी, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा था? ग्रुप में घट रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन ऐड कराना है, तो जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है और उसके पास ये ऑर्बिट है। अगर साइज बढ़ता जाएगा, ग्रुप में क्या होता है? साइज बढ़ता है, तो साइज बढ़ेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? घटेगा। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन पास लेके आओगे वो तुरंत ऐड करा लेगा, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा रहेगा। लेकिन साइज बढ़ने पे अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा? कम। तो आप इलेक्ट्रॉन ले जाओगे उसके पास तो वो आसानी से ऐड नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि जो जनरली अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन जनरल डिक्रीज होगी, बट फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट्स only the electron affinity first of second period element is less than ionization energy first of third पीरियड एल। तो यहाँ क्या बोल रहा है? देखो, जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है किसकी? सेकंड पीरियड एलिमेंट्स की, इज लेस। वो क्या रहने वाली है? लेस रहने वाली है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स लिखूँ तो कौन कौन से हैं? बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। और थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स लिखूँ तो एल्यूमिनियम, पी ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। तो होता क्या है? देखो, इसमें डी ब्लॉक नहीं होता, इसमें क्या होता है? 3D ऑर्बिट क्या होती है? खाली होती है। तो 3D ऑर्बिट खाली होने की वजह से इस सेल के पास क्या होता है? इस पीरियड के पास जो थर्ड पीरियड है खाली स्पेस होता है। तो जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन लेके जाओगे तो इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड हो जाता है। तो इसीलिए वो बोल रहा है कि यहाँ पे एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा रिलीज होगी। तो वो बोल रहा है कि जो सेकंड पीरियड एलिमेंट्स हैं उनकी लेस रहेगी क्या? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट, मतलब जब आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड कराओगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे अगर आपसे बोरॉन और एल्यूमिनियम में पूछे तो एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है। कार्बन और सिलिकॉन में पूछे तो सिलिकॉन की ज़्यादा होती है। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में पूछे तो फॉस्फोरस की। ऑक्सीजन और सल्फर में पूछे तो सल्फर की। फ्लोरीन और क्लोरीन में पूछे तो क्लोरीन की। लेकिन जो जर्नली ट्रेंड चलेगा वो क्या रहेगा? डिक्रीज रहेगा। बस जब सेकेंड और थर्ड पीरियड की बात आए किसमें? पी ब्लॉक में, तो उसका ऑर्डर क्या होगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर रहने वाला है। बस इतना सा याद रखना है। और यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका रीज़न भी मैंने बता दिया, क्योंकि इसमें 3D ऑर्बिट खाली होती है, तो खाली जगह है, तो आप इलेक्ट्रॉन जब ऐड कराओगे तो वो आसानी से क्या कर लेगा? ऐड कर लेगा। इसी बात को हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि जो थर्ड पीरियड एलिमेंट्स हैव larger size and vacant 3D orbitals which can accommodate incoming इलेक्ट्रॉन ईजिली। ठीक है, आसानी से इलेक्ट्रॉन ऐड करा लेते हैं।
तो ये कहानी हो गई हमारे ग्रुप की, जिसमें हमने एक एक्सेप्शन भी देख लिया। तो ग्रुप में जनरली डिक्रीज होते हैं, लेकिन पी ब्लॉक में सेकेंड और थर्ड पीरियड का आपको याद रखना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि पीरियड में क्या ट्रेंड रहता है। ठीक है, अगर मैं पीरियड की बात करूं तो पीरियड में इनका ट्रेंड क्या रहने वाला है। तो देखो, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एज जेड इफेक्टिव, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, किसको छोड़ के, एक्सेप्ट इनर्ट गैस। इनर्ट गैस को आप छोड़ दो तो उसके अलावा ग्रुप में क्या होता है, जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही थी, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है इन अ पीरियड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं एल्कलाई मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, ठीक है, तो यहाँ पे NS1 कन्फिग्रेशन रहता है। अगर आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड कराओगे तो NS2 कन्फिग्रेशन की तरफ मूव होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप फुल फील्ड कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या कर रहे हो, अचीव कर रहे हो। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक configuration is achieved। ठीक है, तो ये देखो, हर एक एलिमेंट या एटम क्या होना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। तो यहाँ पे NS2 हो गया। इससे पहले आयोनाइजेशन एनर्जी में मैंने तुम्हें हाफ फील्ड और फुल फील्ड का कॉन्सेप्ट बताया था। ठीक है, तो ये फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अचीव कर रहा है। इट मीन्स ये आसानी से इलेक्ट्रॉन ऐड करा लेगा। और कोई भी एटम अगर आसानी से इलेक्ट्रॉन ऐड कराता है तो डेल्टा Eg इज़ निगेटिव, उसकी वैल्यू निगेटिव है। और यही हम चाहते हैं कि डेल्टा Eg की वैल्यू क्या रहे, निगेटिव रहे, जिससे एटम आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर जाए और स्टेबल कंडीशन में आ जाए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है एल्कलाई अर्थ मेटल में कि भाई NS2 इनके पास पहले से ही है, लेकिन अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड करा दिया तो ये NS2 NP1 कंडीशन में चला जाएगा और इसमें ये नहीं जाना चाहेगा। तो जो आप इलेक्ट्रॉन ऐड कराओगे ये नहीं चाहेगा कि आसानी से इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो, फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक configuration is disturbed। तो यहाँ डेल्टा H Eg क्या हो जाता है, पॉजिटिव, और ये हम नहीं चाहते। ठीक है, इसीलिए बोला गया है कि एल्कलाई अर्थ मेटल की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एल्कलाई मेटल की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एल्कलाई अर्थ मेटल। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ कार्बन ज़्यादा रहेगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नाइट्रोजन। ऐसा क्यों होता है, देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर है कितना, 6, और इसका कितना है, 7। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में फिल करूं तो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p2। यहाँ पे क्या होगा, देखो 1s2 ये 7 है, 1s2 2s2 2p3। तो यहाँ पे सेम रीज़न है कि फुल फील्ड ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल होते थे, उसके बाद हाफ फील्ड ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल होते थे। तो देखो यहाँ पे 2 आ रहा है p में, जैसे ही आप इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कराओगे ये स्टेबल कंडीशन में हो जाएगा, और ये स्टेबल होना चाहता है, इसीलिए आसानी से इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, एडिशन। देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में जो बेसिक है वो उसकी डेफिनेशन में है, और जितने पॉसिबल एक्सपेक्शन हो सकते हैं, ठीक है, जितने ही इसमें एक्सेप्शन हो सकते हैं वो एक्सेप्शन मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। बस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपको कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। तो यहाँ पे जैसे ही आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड कराओगे
तो ये आसानी से ऐड करा लेगा, क्योंकि हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये क्या कर ले रहा है, अचीव कर ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आसानी से ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे ये आसानी से ऐड नहीं कराना चाहेगा। दैट्स वाई नाइट्रोजन के कंपैरिजन में कार्बन की ज़्यादा है। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ सिलिकॉन, तो इसकी ज़्यादा होगी किससे, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ फॉस्फोरस। सिमिलरली जर्मेनियम की ज़्यादा होगी किससे, AS से, और टिन की ज़्यादा होगी एंटीमनी से। इस तरीके से यहाँ पे हम हाफ फील्ड और फुल फील्ड का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो किस किस बातों पे डिपेंड करते हैं, लेकिन हम इससे पहले एक कंबाइंड देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर क्या होगा। मान के चलो ये लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन है। तो देखो इसमें इसके पास फुल फील्ड है, इसके पास हाफ फील्ड है, और इसके पास फुल फील्ड है। तो फुल फील्ड वालों का क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर वो सबसे कम होंगी, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं कराना चाहेंगे। तो नियोन का कम, उसके बाद बेरिलियम का, उसके बाद नाइट्रोजन का, फिर बोरोन, लिथियम, कार्बन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो देखो सबसे कम इसका कर दिया, फिर इसका, फिर नाइट्रोजन, फिर उसके बाद जो जनरल ऑर्डर होता है वही ऑर्डर फॉलो करना है। सेम ट्रेंड किस में फॉलो करना है आपको, सेकेंड पीरियड के साथ, जैसे सोडियम, थर्ड के साथ सॉरी, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। तो आर्गन फुली फिल्ड है, फॉस्फोरस हाफ फिल्ड है और मैग्नीशियम फुल फिल्ड है। तो देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा कि भाई आर्गन की क्या हो जाएगी सबसे कम, फिर मैग्नीशियम की, फिर एल्यूमिनियम की। ठीक है, तो सबसे कम किसकी होगी, देखो आर्गन, फिर Mg, फिर फॉस्फोरस। ठीक है, अरे यहाँ पे क्या आएगा, फिर फॉस्फोरस, फिर आएगा हमारा एल्यूमिनियम, फिर आएगा सोडियम। ठीक है, फिर क्या आएगा, सोडियम, एंड नेक्स्ट सिलिकॉन, सल्फर एंड देन क्लोरीन। तो इस तरीके से ट्रेंड रहने वाला है। ठीक है, अब नेक्स्ट ट्रेंड जो होगा हमारे पास वो क्या रहने वाला है। अब हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड, ये किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड्स अपॉन अ नंबर ऑफ फैक्टर्स। किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो पहला फैक्टर है कि भाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंटी प्रोपोर्शनल होती है किसके, एटॉमिक साइज की। क्योंकि देखो टॉप टू बॉटम अगर मैं बात करूँ, टॉप टू बॉटम, तो टॉप टू बॉटम आप देख रहे हो साइज बढ़ता है। तो साइज बढ़ता है तो आसानी से इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं हो पाएगा, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया है, कम हो गया है। तो यानी कि साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सेकंड पॉइंट क्या है, किस बात पे और डिपेंड करती है कि भाई जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो एंटी प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, इसके बाहर बहुत सारी सेल्स होती हैं। तो होता क्या है, इनर सेल में एक इलेक्ट्रॉन जब पास अरेंज हो जाते हैं तो ये स्क्रीनिंग इफेक्ट लगाते हैं, जो आउटर सॉइल का इलेक्ट्रॉन है उसको अट्रैक्ट करने से रोकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाती है, एक प्रॉपर शील्ड बन जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो आप जब इलेक्ट्रॉन लेके आओगे तो आसानी से ऐड नहीं होगा। यानी कि अगर शील्डिंग इफेक्ट बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। थर्ड पॉइंट है कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जेड इफेक्टिव के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, जेड इफेक्टिव के। क्योंकि देखो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ गया तो जितना चार्ज ज़्यादा होगा, जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन पास लेके जाओगे इलेक्ट्रॉन क्या करा लेगा, वो तुरंत अपनी ऑर्बिट में ऐड करा लेगा, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, बहुत ही ज़्यादा है।
ठीक है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड हो जाएगा। अब थोड़ा हम इसके एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं कि इसका एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो देखो एप्लीकेशन क्या होते हैं इसके। फर्स्ट एप्लीकेशन है कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे मान के चलो इसमें अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड करा लेगा, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन हो रहा है। और जो उसका रिडक्शन होता है, जो इलेक्ट्रॉन गेन करा रहा है, तो वहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन होगी। तो यानी कि उसका नेचर कैसा होगा, ऑक्सीडाइजिंग नेचर होगा, या वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या नेचर लिख लो, नेचर, ठीक है। लेकिन बट फ्लोरीन हैज़ मोर ऑक्सीडाइजिंग पावर, नेचर या पावर एक ही बात है, ऑक्सीडाइजिंग पावर देन क्लोरीन, ठीक है। बिकॉज फ्लोरीन हैज़ मोर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। क्या होता है, मोर रिडक्शन पोटेंशियल। क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन अफिनिटी देखोगे तो क्लोरीन की ज़्यादा है फ्लोरीन से, तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन किसकी होती है, फ्लोरीन की, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। तो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, इस पर क्वेश्चन बन सकता है नीट या जेईई एग्जाम में। नेक्स्ट क्या है, देखो रिएक्टिविटी को भी डिफाइन करती है जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, रिएक्टिविटी की। ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है तो हम उनके बारे में बोल सकते हैं कि दे फॉर्म एनायंस बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करके वो किसका फॉर्मेशन करेंगे, एनाइन का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो अगर एनाइन फॉर्म होगा तो बॉन्ड नेचर कैसा हो जाएगा, आयनिक। बॉन्ड नेचर इज आयनिक, तो उनका बॉन्ड नेचर कैसा हो जाएगा, आयनिक। अब देखो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन कर पाता है, नॉन मेटल। तो यहाँ पे हमें ये भी बात समझ में आ रही है कि अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा, इट मीन्स उसकी इलेक्ट्रो निगेटिविटी भी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी, क्योंकि नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये सारे एप्लीकेशन हैं किस चीज़ के, हमारे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के, ठीक है। तो यहाँ पे ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे मैंने जितने भी पॉसिबल एक्सेप्शन हो सकते हैं और एप्लीकेशन हो सकते हैं वो सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में कवर की। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में।